अस्सलाम वालेकुम। शाहराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब तैयब बलोच साहब, जहांज़ेब अब्बासी साहब और यार मैं आपका नाम लेता हूँ आप हंसना शुरू कर देते हैं, ये क्या चक्कर है? अच्छा, और साथ में जो है इमरान वसीम भी हैं। ये हमने चाय मंगवाई थी लेकिन ये ज़बरदस्ती आ गए हमारी चाय पीने के लिए। आपका कप पड़ा है, चाय पूरी है, 4 के 4 कप पूरे पड़े। अच्छा अच्छा, चलो चलो, ये बहुत अच्छी बात होगी। ये 4 चाय के कप जो है ना, इनका कुल्फियों से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। वैसे 4 कुल्फियाँ कितने नहीं यार, आज कुल्फियाँ भी खानी चाहिए ऐसी ना कि नहीं? कुल्फियाँ ले आए नहीं। सरदार जी के थर्मोस से लगता है ये चाय निकली है। टेस्ट अच्छा नहीं है? टेस्ट करते हैं। अच्छा चलो, सरदार जी ने थर्मोस का भी पता सुने तोड़ने लगे। आइसक्रीम थी तो मीठा ज्यादा हो गया होगा। कुल्फियाँ ले भी आए नहीं। यार आप मुझे प्रोग्राम शुरू कर लेने देने यार। कहाँ से सरदार जी ले आते हैं, थर्मस ले आते हैं, और फिर 4 चाय के कप ले आते हैं, और फिर 4 कुल्फियाँ ले आते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं आप। नहीं, अभी तो आपने सरदार जी के हाथ में तलवार दे दी है जो पानी पे मार। अच्छा जनाब, जो संजीदा बात है वो ये है कि बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुई हैं। आज एक्सक्लूसिवली हम आपको बताएंगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके अंदर भी तरमीम की जा रही है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली जो है, ये ख़बर तो आप सब तक पहुंच चुकी होगी। और AQS लाइव में हम बार बार इस बात का तज़किरा करते थे और हम यही कह रहे थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम आने के बावजूद भी एक खामोशी क्यों तारी है। लेकिन फिर ये हुआ कि 14 सितंबर को जब आइनी तरामीम के लिए इजलास तलब किया गया तो उस दिन इन चैम्बर समात का एक ऐसा हुक्मनामा आया जो कि वजाहती हुक्म के नाम पर आया, और उसमें कुछ मज़ीद 8 जज साहिबान ने आगे बढ़ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरजनिश करने के साथ साथ कहा कि फौरी तौर पर अमल दरामद कराएँ। वो तमाम अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और कोई कानून भी जो है वो इसमें जो है वो नहीं हो सकता। और चैम्बर समात के अंदर जो PTI ने क्लेम किया था कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो उनके चेयरमैन हैं, बस उसी को कबूल करें और नोटिफिकेशन फोर्थविथ जारी करें। इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। बहरहाल आइनी तरामीम के हवाले से जब सेशंस हुआ, मशावरत होती रही, पार्लियामेंटेरियंस एक दूसरे से मिलते रहे और फिर बलाखिर ये तरमीम मौखर कर दी गई। आज भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नीचे जो जजेस की कमेटी है, वो जुमेरात को उसका इजलास होता है। उस इजलास के हवाले से भी क्या ख़बरें हैं गैर मुसद्दक़ा ज़राए से, उस पर भी बात करेंगे। तो ये जो सारा सिलसिला बन रहा है ये क्या है और कैसे ये सारा कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस पर जो है वो बात करेंगे। तैयब बलोच साहब को बीपर आ गया है तो वो मेरा ख़्याल में कोई ख़बर जो है वो ब्रेक करने के लिए गए हैं। तो मैं जहांज़ेब अब्बासी साहब और जनाब इमरान वसीम साहब आपसे ये पूछता हूँ, आज एक और भी केस था, बड़ा अहम था, वो बलूचिस्तान का PB14 का केस, उसमें भी बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं। तो ये जो स्पीकर का ख़त है और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास भी था, और आज ही ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि काबीना के अंदर इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को एक आर्डिनेंस के ज़रिए से तरमीम करने की कोशिश की जा रही है। अब वो तरमीम करने की तरमीम ये आ रही है जो बड़ी एक बहुत पुराना मुतालबा था और जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस के मुताबिक, एक तो ये है कि जो भी अदालती कार्रवाई उसका ट्रांसक्रिप्ट पार्टीज़ को मुहैया किया जाए। दूसरा ये है कि जो जजेस की कमेटी है, अगर कोई रुकन मौजूद नहीं है तो बजाय इसके कोई जिसका इजलास मुलतवी हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बाकी जज साहिबान में से किसी एक को उस कमेटी का मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं, और ताकि जो मसाइल हैं, लिटिगेशन के मुकदमात जो फिक्स नहीं होते, बेंचेस की तश्कील का मामला है, ये आगे बढ़ सके और एक कॉन्टीन्यूटी हो। जज साहब छुट्टी पे जाना चाहते हैं छुट्टी पे जाएं, चैम्बर वर्क करना चाहते हैं चैम्बर वर्क करें, इजलास में नहीं आना चाहते हैं तो दूसरे जज साहिबान जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे, और इस तरह से काम नहीं रुकेगा। तो ये एक मुजव्वज़ा तरमीम जो है वो की जा रही है। तो आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास था, क्या हुआ उसमें? शुक्रिया। ये माइक आप पकड़ लें, मेरे पास है माइक। आपके पास हाँ, अब ये खुफिया माइक है।
अभी आप उनके साथ शेयर करते रहिएगा। सिद्दीकी साहब, जो अब तक इब्तदाई इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि ये फ़ैसला हुआ है कि आइंदा अदालती हफ्ते में कोई बड़ा केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। और इसकी रीज़निंग जो हमें मौसूल हुई है वो ये है कि एक मेंबर साहब ने ये कहा है कि हम जो है वो अपने किसी वर्क में मसरूफ़ हैं। जाहिर बात है अदालती फैसले। अच्छा, अब ये इस वक्त जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नीचे जो कमेटी है जजेस की, वो 3 जज साहबान पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस काजी फैसा, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह। जी, तो उसके बाद फिर कहा यह गया है कि एक मेंबर साहब की तरफ से ये भी तजवीज़ दी गई कि नेक्स्ट वीक में कोई अहम इंपॉर्टेंट केस नहीं है, तो इसलिए इसको एडजन कर दिया। इसको अगले हफ्ते तक मुलतवी कर जी दें। जी। अच्छा, अब एक बात ये ज़रूर हो रही थी, जो बात की जा रही थी कि एक मुजवज़ा आइनी तरमीम के ऊपर जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई, तो कहा जा रहा था कि ये फ़िक्स होने वाली है, फिक्स होने वाली है, तो उसको तो मफरूज़ाती करार देकर हाँ, वो मैं रजिस्ट्रार मतलब सुप्रीम सॉरी वो कोर्ट ने- बताना भूल गया सर, कि मैं वो हूँ ना। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयर खान जी जी जिन्होंने आबिद जुबैरी साहब, वही ऑडियो लीक वाले जी अपने जी 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 कम वक्त मार्शा नहीं लगाते राय राफिया, अब क्या होगा वो वाले, जी जी। तो वो दरख्वास्त जो है वो एतराज़ात लगा के वापस कर दी। ना सिर्फ एतराज़ात लगा के वापस की गई है, बल्कि ये भी कहा गया है कि ये मफरूज़ाती दरख्वास्त है। ये जिस तरह से वो हम कह रहे थे ना कि जी 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 पानी में तलवारें मार रहे हैं। जी जी जी। और फिर इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है लेजिस्लेशन के लिए, और उस लेजिस्लेटिव पावर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं सकती, उसके कर्टेल नहीं ऊपर कर कोई सकती। पाबंदी नहीं लगा बिल्कुल सकती। ठीक बात, दुरुस्त तो बात। ये दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी गई है। को 8 किस्म के एतराज़ात हैं जी सुना जी इसके जी। ऊपर। और जहाँ तक ये बात कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम लाई जा रही है। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपको पता है कि ये जो जब सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पार्लियामेंट के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को मेजॉरिटी फ़ैसले से दुरुस्त करार दिया, तो उसके बाद एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के ज़िम्मे कुछ ज़िम्मेदारियाँ उनको सौंपी गई थी, और वो ज़िम्मेदारियाँ ये थीं कि आपने कुछ रूल्स बनाने हैं, और वो रूल्स आज तक नहीं बन सके। अब वो और कौन सी किन किन पे मुश्तमिल थी वो कमेटी? वो ज़रा आप उनके नाम बताएं ना। आप बताएं ना। अच्छा, फिर उसके बाद इमरान सदीकी साहब काले पूंछ बने हुए हैं। अच्छा, सदीकी साहब काले पूंछ बने हुए हैं। ये काले बम्बल बी बम्बल बी बम्बल बम्बल बी। अच्छा सर, तो ये जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए अब ये तब्दीली लाई जा रही है ना जी, अब इसकी एक लॉजिक जो मैं ये समझ रहा हूँ कि पहले भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून इसी वजह से आया था कि बार एसोसिएशन, सहाफ़त के अंदर ये बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि आप जो मास्टर ऑफ द रोस्टर का कॉन्सेप्ट है इसको किसी तरीके से रेगुलेट करें। अदलिया नाकाम हुई, तो फिर उसके बाद पार्लियामेंट इंतज़ार कर कर के आखिरकार पार्लियामेंट ने ये स्टेप उठाया और फिर कानून लाया। अब ये जो मास्टर ऑफ द रोस्टर वाली बात है, उसमें भी आपको याद है कि जो हमारे सहाफ़ी थे उन पर तशद्दुद हुआ था, और वो आपका खातिम जो है दरख्वास्त लेके गया था। जी जी जी। और उस पर जब काजी फैसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक ऑर्डर पास किया, तो बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने वहाँ से वो ऑर्डर उठाया, उन जज साहबान को अलग किया, जी। एक 5 रुकनी बेंच बनाया, और उसके तहत जो है वो मास्टर ऑफ रोस्टर के इख्तियारात जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात में मरकूज़ कर दिए। जी बाद अज़ां जब फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया, तो उमर अता बंदयाल साहब के 8 जज साहबान जो हैं उन्होंने उसको स्टे कर दिया, और 6 महीने तक वो अपने बतौर चीफ जस्टिस से इख्तियारात एक आइनी कानून जो कि अभी बना नहीं था उसको मुलतवी करके और फिर वो आगे चले गए और वो करते रहे। लेकिन फिर फुल कोर्ट बना, फुल कोर्ट ने समाअत की और फिर इसका फ़ैसला आया, और फिर ये सारा कुछ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को एक वैलिड कानून दिया बशमूल जस्टिस मंसूर अली शाह के। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो उसके मुखालिफ थे। मुखालिफ। तो आज ये दोनों जज साहबान जो हैं वो उस कमेटी के अंदर मौजूद हैं, और आज कमेटी का इजलास नहीं हुआ। जी। तो मैं अपनी बात समेटते हुए फिर इमरान वसीम साहब की तरफ हाँ। आऊँगा कि ऑर्डिनेंस लाया जाना, ये भी मेरे ख्याल में हमारी ये जुडिशरी जो है, ये इनके एंड के ऊपर हम इसको ये कह सकते हैं कि वो अगर बर वक्त अगर रूल्स बना देते और अगर वो चीज़ें खुद तय कर लेते, तो
ऑर्डिनेंस ऐसा ना होता। ऑर्डिनेंस मतलब मुसलसल देख रहे हैं कि जब रिव्यू पिटीशन आती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के अंदर उसको लगना ज़रूरी है। अभी छुट्टियां नहीं हुई हैं, लेकिन जज साहबान कहते हैं डिटेल जजमेंट नहीं आई है, छुट्टियां हो गई हैं और छुट्टियां अब ख़त्म भी हो गई हैं, सारे जज साहबान वापस भी आ गए हैं, छुट्टियों के बाद लगाएंगे। और अब जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ तो एक जज कहते हैं कि इसको 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दो और एक साहब कहते हैं कि मैं मौजूद नहीं हूँ। मतलब कि ये वो मैनिपुलेशन है कि केस ना लगे, जी मखसूस नशिस्तों वाले केस के ऊपर रिव्यूज़ ना लग सके। मेरा तो सिंपल सी बात ही है। अच्छा, तो इमरान साहब आपको कुछ तो ऐड करना चाहिए? ये वो उस ही पॉलिटिक्स का हिस्सा है जो जुडिशल पॉलिटिक्स चल रही है। बिल्कुल। हाँ, और- क्यों और वसीम साहब? सिद्दीकी साहब, वैसे तो जो आपने सवाल किया ना उसके ऊपर डिटेल जवाब जनाब जान से अब्बासी साहब दे चुके हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ों को मिलाएं। एक तो आपने कहा ना कि ये स्पीकर ने आज लेटर लिख दिया। सिर्फ स्पीकर ने लेटर नहीं लिखा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि नया कानून पार्लियामेंट ने पास कर दिया है और इलेक्शन कमीशन की ऑब्लिगेशन है कि वो उन्होंने हल्फ उठा कानून के रखा है कि मुताबिक जो काम। कानून फील्ड में मौजूद है उसके मुताबिक आपने एक्ट पान करके इन रिजर्व सीटों का आपने अब फैसला करना है और उन लोगों को आपने मखसूस नशिस्तें नहीं देनी है। इलेक्शन एक्ट कहता है कि जो एक मरतबा एक सियासी जमात में जा चुके हों उससे निकल नहीं सकते, और जिन्होंने पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट नहीं दिया वो अब जो है आज़ाद ही डिक्लेयर पाएंगे, और जिस सियासी जमात ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी वो सियासी जमात मखसूस बाद में नशिस्तों की नहीं अहल जमा करा नहीं है। सकती। तो इलेक्शन कमीशन से भी अब बड़ी खबर एक्सपेक्टेड है। सिर्फ ये स्पीकर का लेटर नहीं गया, लीगी अरकान की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन से रिव्यू कर लिया गया है। 2 सूबाई रुकने असम्बली हैं, पंजाब असम्बली के नून लीग से उनका ताल्लुक उनकी है, भी आज एक दरख्वास्त है। मोहसिन अयूब है, अमीना शेख है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे दरख्वास्त दायर करके स्पीकर साहब ने तो अपनी कैपेसिटी में लिखा है, वो एज ए रुकने असम्बली वहाँ पे गए हैं कि आप इसको कंप्लाई विद करें, नहीं, वो तो declare इसमें करें। हो गया ना। देखें, लेकिन स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन और आप ये देखें कि 6 जून से पार्लियामेंट को स्टे के जरिए पहले किया गया इनकम्प्लीट, फिर उसके बाद 6 रुकनी वो क्या कहते हैं उसको क्या मखसूस नशिस्तों का केस 12 जुलाई कहा कि 6 जून तक वो MNS थे, 6 जून के बाद वो MNA नहीं होंगे। फिर ये कहा गया कि ये 41 और 39 की तफरीक आई, और फिर ये कहा गया कि ये 41 अरकान वो पूरा पहिया रिवर्स करें, सिद्दीकी साहब जो आप वापस जाएं। जुडिशल पॉलिटिक्स की मतलब जो बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अरकान ने पार्लियामेंट को अपनी वफादारियां तब्दील करने या उनको बदलने का जो है वो एक मौका फराम कर दिया, सिद्दीकी साहब ये जिसमें 2 जज साहबान कहते हैं कि आइन में क्या कहे, आइन को मुअत्तल करके आइन या को मुअत्तल कर किए बगैर सादे आप कौमीन ये रिलीफ नहीं दे नहीं सकते दे थे। सकते। देखें सिद्दीकी और साहब, सादे कौमीन भी नहीं रहे। जो आप जुडिशल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप देखना 6 जून के जिस आपने ऑर्डर का जिक्र किया, वो एक ऐसा ऑर्डर था कि जिसमें एक मुनफरद नौयत का रिलीफ दे दिया गया, मुनफरद नौयत का हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया कि वो अरकान जो मखसूस नशिस्तों पे आ चुके थे, आप उनको सिर्फ ये कह सकते थे कि आप किसी लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप चलें उनको वोट देने से रोकते थे। आपने पहली समात पे उनको घर भेज दिया कि इनको डीनोटिफाई कर दिया जाए। अमेरिका जाना था ना। ऐसा ऑर्डर जो है ना वो स्टे की एप्लीकेशन पे नहीं होता। ये ऑर्डर जो होता है फाइनल, जब आप पूरा केस सुन लेते हैं, आखिरी रोज़ जब फैसला देते हैं, उस रोज़ ये फैसला होता है कि ये अब डी नोटिफाई होंगे या अरकान असम्बली नहीं रहेंगे। आपने पहली हेयरिंग पे बगैर सुने आपने उनको डी नोटिफाई कर दिया। 15 मिनट में। उसके बाद सियासत पे आते हैं, जो आप बात कर रहे थे कि जो 14 सितंबर की जो वजाहत आई है, अब वो वजाहत है या ऑर्डर है, उस 4 सफ़े के का जो डॉक्यूमेंट्स आया है उसमें तो लिखा गया है ऑर्डर, लेकिन और उस ऑर्डर के जरिए से प्रैक्टिस एंड ये जो इलेक्शन एक्ट जो है इसका असर कम करने की भी कोशिश नहीं, की गई। उसकी वजह बल्कि लिख दिया गया उसके अंदर कि जनाब ये सिद्दीकी साहब, कानून उसमें कोई समझें, लागू नहीं होगा, ये फास्ट एंड जो क्लोज जुडिशल ट्रांजैक्शन। पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें आप उस चीज़ को समझें कि वो कुछ क्यों चैम्बर में हेयरिंग की गई, उसमें क्यों कॉज लिस्ट हुई नहीं जारी थी की वैसे। गई। चले वो एक अलग बात है, चले आप मान लें, फ़र्ज़ कर लें कि हुई थी, हाँ। लेकिन उसमें क्यों कॉज लिस्ट नहीं जारी की गई, मफरूज़ाती समाअत। उसमें क्यों नोटिस नहीं जारी किए गए। वजह ये थी कि जब आप उसकी हेयरिंग करते ना तो आपको उसके लिए फिक्सेशन की डेट देनी थी, और डेट फिक्सेशन जो है, बेशक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आ चुका है, वो चीफ जस्टिस ने देनी है। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो चीफ जस्टिस के पास जाते, फिर उसकी डेट होती, ओपन हियरिंग होती। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इनका बुनियादी ढांचा है नहीं। PTI एक दरख्वास्त दायर कर देती है और वजाहती लेटर में लिखा जाता है कि इन रिप्लाई टू द इलेक्शन कमीशन मुतफरिक दरख्वास्त, PTI ने यह जवाब दिया। PTI से जवाब किसने मांगा था?
फिर बात यह है कि आपने पीटीआई वाली नहीं, बात लेकिन उसमें जो आर जज साहबा ने लिखा था कि अगर कोई भाम हो तो आप चैम्बर में नहीं, हमारे वो पास ठीक आ है, सकते मैं हैं, और बात- पीटीआई और इलेक्शन कमीशन मैं और बात और कर किसी रहा को इजाजत मैं नहीं दी। मैं यही बात तो कर रहा हूँ ना। ये देखें, यहाँ पे एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इनका स्ट्रक्चर नहीं है, इनका सदर नहीं है, इनका सेक्रेटरी नहीं है। पीटीआई कह रही है कि हमारा स्ट्रक्चर भी है, सदर भी है, हमारा सेक्रेटरी जनरल भी है। तो इस पे क्या ओपन हियरिंग नहीं होनी चाहिए थी कि आप सीधा चले जाएं वजाहत जारी करने पे? नहीं, एक वो मामला dispute तो create हो इलेक्शन गया। कमीशन में भी जेरेल तबाह इलेक्शन है। कमीशन में भी पेंडिंग है, यहाँ पर भी कोई चीज़ कंक्रीट नहीं थी ना, और फिर उस Substantiate और नहीं हो रही थी। इसी चीज को उन्होंने डिफेक्टो डॉक्ट्रिन के जरिए से कहा उन्होंने। अब ये डिफेक्टो डॉक्ट्रिन जो है, ये इसको नजरिया ज़रूरत कहते हैं, आपको पता है? जी बिल्कुल, हाँ, इसको दूसरे लफ्ज़ों में नजर ज़रूरत कहते हैं। जी तो हाँ। आप ये सारा कुछ देखते जाए ना। अब ये जो पिटिशंस आई हैं मुजवज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ, ये किस इंटेंट के साथ आई, हाँ। किस मकसद के लिए आई? लेकिन और आज ये कराची ही से लोग आ रहे हैं। मकसद एक ही था ना, लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हुआ। फिर आज हाँ। अब वो एतराज़ात लग के वापस हो गए, और ऊपर से जैसे बता रहे हैं अपने जहाँ से अब्बासी साहब, ये कमेटी का इजलास भी नहीं हो सका। और उसकी ये 2 वजूहात की बुनियाद पर। वजूहात भी हमने बता दी हैं प्रोग्राम में। तो सही। सारी चीज़ों को कलेक्ट करने पे चल क्या रहा है? सही। तो अपना स्पीकर का खत, बिल्कुल सर। हाँ, आप तो कह रहे थे कि पाजी नीला तोता खा लो, उन्होंने कहा कि यार थोड़ी सी गैरत कर लेते हैं सर। मैं एक बात बताऊं सिद्दीकी साहब, ये क्रेडिट मतलब मुझे लगता है उन्होंने कहा यार नीला तोता रहने दे। नीला तोता रहने दो, सही बात है। आखिर स्पीकर को जो है ना ख्याल आया हाँ। कि यार ये तो मेरी पार्लियामेंट इनकम्प्लीट हुई पड़ी है यार। देखिए खत लिख दी। खत लिख देखिए सिद्दीकी साहब, ये क्रेडिट आपको हमको जाता है। सिंपल सी बात है, हम कितने अरसे से ये कह रहे थे कि भाई अगर वो कानून बनाया है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी उन्होंने ही कराना ना, जिनका कानून है। उसमें एक चीज़ थी, हम चूँकि डाउट देते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे जो आपने कहा ना सर, वो पानी में तलवार मारना, वो पानी में तलवार नहीं है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे तलवार मारने की कोशिश की अपने उस नोट के जरिए बेसिकली। बिल्कुल। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन के गर्दन पे, या इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा जो खुद मुख्तार इदारा अपने तौर पे वो फैसला करने का पाबंद है, इनके फैसले का पाबंद नहीं है। अच्छा, तो इलेक्शन ये सोच कमीशन जो है ना इलेक्शन कमीशन के हवाले से, ये मुनीब अख्तर साहब की सोच है। आपको याद है वो जो 90 दिन में इंतखाबात कराने का था, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था नहीं हो सकते, और फिर उन्होंने कहा था करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था, और फिर ये लिखा था जजमेंट के अंदर के इलेक्शन कमीशन हमसे पूछ के जो है ना आगे काम किया करेगा। बिल्कुल, वो कह रहे थे तो उसके शेड्यूल ऊपर भी बड़ी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अभी भी ये तकरीबन वही है सोच रिफ्लेक्ट तो होती है। हम तो यही कहते हैं कि मैं मतलब मेरी नज़र में कि ये जो 8 वो मतलब आया है, ये जो 4 सफ़ों की वजाहत, वो भी शायद सही ये अपना मुनीब अख्तर की ना लिखी हुई हो। ठीक है, क्योंकि सोच वही एक ही प्रिवेल कर रही है, एक बात। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक मसला था। अब 2 चीज़ें थी, एक साइड पे तौहीन अदालत, एक साइड पे थी तौहीन पार्लियामान। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू किसने करना था? हम इलेक्शन कमीशन को इस वजह से देते हैं कि वही बदनीयती पे मबनी दरखास्तें तरीके इंसाफ की बानी चेयरमैन की सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पड़ी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी। तो इंसान है, सोचता होगा, तो उसको रेस्क्यू करना पार्लियामान का काम है। पार्लियामान पे तो इन्हें अदालत भी नहीं लग सकती, और हम पार्लियामान पे ये बदनीयत किसी चीज़ का, वो एक सुप्रीम इदारा है। ठीक है, तो इस वजह से हमारी ये राय थी, और हम अक्सर कहते थे कि इलेक्शन जो है कौमी असम्बली के स्पीकर, उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन को भी रेस्क्यू करे, और उसको बताए भी सही कि कानून तो यही है जो कि जब भाई मेरे वो एक पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है भाई, आप उसको इनकम्प्लीट रख नहीं सकते हाउस को। वो कस्टोडियन है, उसको अपने हाउस को कंप्लीट करना है हर सूरत में। अच्छा, ये बताएं ना मुझे, ये बताएं कि अगर अभी जैसे वो अपना क्या नाम है, इमरान वसीम जो है, वो ये कह रहे थे कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर आए, या कोई इलेक्शन कमीशन की कोई हेयरिंग हो रही है वहाँ पे? इजलास चल रहे हैं ना सर। कमीशन की आज इजलास था ना, आज इजलास था। उस इजलास के हवाले से खबर ये आई है कि बिला नतीजा ख़त्म हो गया, लेकिन वो बिला नतीजा ख़त्म नहीं हुआ। ज़ाहिर सी बात है कि उसमें आज जो लीगल विंग है इलेक्शन कमीशन, उसने ब्रीफिंग दी है इसी नए इलेक्शन तरमीमी एक्ट के हवाले से, और उसमें ये भी बताया गया है कि तहरीक इंसाफ का तो बुनियादी स्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं। तो जब उनका ढांचा नहीं, तो ये जो लोग आज़ाद हैं, जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर कर दी हैं, ये जाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ में, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो इसको असेंट मिलना है वो तहरीक इंसाफ के बुनियादी ढांचे के तहत जो मुंतखब लोग हैं, उन्होंने इसको जो है वेरीफाई करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। वो सदर करेगा या जनरल सेक्रेटरी करेगा, वो मौजूद ही नहीं है। और केस इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, तो कैसे मान लें? फिर जब
आपने बुनियादी ढांचा नहीं मानना, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को नहीं मानना, फिर मखसूस नशीस्तें इनको कैसी दे दी जाएँ। तो इस पे गौर खोज करने के बाद ये तीसरा मुसलसल इजलास था। पीर को हुआ, उसके बाद बुध को हुआ और आज जुमेरात को हुआ और आज ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब इसके ऊपर फैसला ही आएगा, इस पे फैसला ही आएगा। ठीक मैं हो इस गया। पे बात करूं? जी जी करे कीजिए। ये जो 4 सफ़ात पर नहीं, मुझे एक मुश्तमिल बात बताएं ना वज़ाहत कि आई है अगर ये स्पीकर की जो आया है उनका ख़त, इस पे इलेक्शन कमीशन के करता है तो फिर पार्टी पोजीशन क्या बनेगी, क्योंकि 23 के करीब हैं कौमी असम्बली की नशिस्तें। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि इस लॉ के मुताबिक इम्प्लीमेंट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद ये जो 12 जुलाई के फ़ैसले से जो मेंबरान असम्बली जो रिज़र्व सीट्स के ऊपर मुतासर हुए हैं वो बहाल हो जाएंगे। तो फिर ऐसी सूरत हाल में 2/3 अक्सरियत जो इत्तेहादी हुकूमत है उसकी कौमी मुकम्मल असम्बली में आते हैं। अच्छा, आपको याद है ये मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, JUI के ने जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आर्गूमेंट्स अपनाए थे। जी। ठीक। तो एक तो ये जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहत आई है ना, इसके ऊपर बुनियादी एतराज़ जो मैं ये समझ रहा हूँ जिसके ऊपर बात होनी चाहिए वो ये है कि PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन अभी इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है। अभी इलेक्शन कमीशन एज एक आइनी इदारे के तौर के ऊपर एक फोरम दिया हुआ है इलेक्शन एक्ट में कि आप इन इश्यूज़ को देख सकते हैं। और वो उनकी दरख्वास्त पे मुलतवी होता कि डिटेल रीजनिंग आने जी दें। जी जी। और तो- डिटेल रीजनिंग अभी तक नहीं आई है तो- मखसूस तो नशिस्तों के केस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इस वजाहती बयान में इलेक्शन कमीशन की उस प्रोसीडिंग को बुरे तरीके से हिट कर दिया है। प्रेजुडिस कर दिया, बल्कि ख़त्म ही कर दिया और जब उन्होंने डिक्लेयर ये व्यू देना सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत नामुनासिब था। और ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को स्टैंड लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये हमने अभी ये मामला हमारे पास है, हमने अभी इसको डिसाइड करना है और आप उससे पहले ये किस तरह से अपने इस मामले के ऊपर जो है वो कोई राय दे सकते हैं। दूसरी अहम बात, जो स्पीकर कौमी असम्बली ने जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन को जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि आपने अगर कोई भी फ़ैसला करना है तो हमने यानी पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया हुआ है इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024, जिसमें हमने ये तय किया हुआ है कि जब एक मरतबा कोई सियासी जमात अपनी का मेंबर अपनी सियासी वाबस्तगी ज़ाहिर कर दे और फिर वो तब्दील नहीं कर फिर नॉमिनेशन पेपर्स की विड्रॉल की डेट ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर वो अपनी पार्टी वाबस्तगी चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए अब ये कानून की यकीन दहानी स्पीकर कौमी असम्बली ने दी है और ये कहा है कि अब आप इसके ऊपर फ़ैसला करें। तो अब एक व्यू इसके ऊपर ये भी आ सकता है कि स्पीकर कौमी असम्बली को डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहिए था इलेक्शन कमीशन फंस गया, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ पार्लियामेंट, इलेक्शन तो कमीशन अब बीच आप में। समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। नहीं, इलेक्शन तो कमीशन नहीं फंसा है। नहीं मैं आपको बताता हूँ कि वो जब ये- आगे क्यों नहीं फंसे भैया, मैं आपको बता रहा हूँ ना, नहीं मैं आपको एक अंदर की खबर दे रहा हूँ। पीछे कुआं और आगे खाई वाली बात है यार। नहीं वो आप देखें ना कि जब ये 14 सितंबर की ये वजाहती ऑर्डर जब जारी होता है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस क्या था कि हम भी आइनी इदारा हैं, हम पे दबाव ना डालें, आइनी इदारे के हवाले से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए। तो वो आगे से बड़ा सख्त रद्दमल दिया था इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन अपने पाँव पे खड़ा है। दूसरी लेकिन जो जराए बात के हवाले से दिया था, सामने आगे नहीं वो दिया। जराए भी कौन है सारे जानते हैं, वो जराए भी सब जानते हैं। नहीं, लेकिन देखो ना इलेक्शन भाई, कमीशन ओन क्यों नहीं करता? उसकी तरदीद तो नहीं हुई ना, नहीं, तरदीद नहीं हुई, तरदीद तो लेकिन नहीं हुई। नहीं, दूसरी देखें एक ना, और बात बात ये है, है ये कि जब ये वो- कानून पास हुआ, ये जो हम बात लेकिन कर रहे हैं तरदीद का पहलू तो रखा हुआ है ना नहीं जराए से। सदीकी साहब, ये जिस कानून की हम बात कर रहे हैं कि इसको इलेक्शन कमीशन को बहुत पहले अप्लाई करने लेना चाहिए था, ये जब ये कानून पास हुआ था ना, पार्लियामेंट से पास होने के बाद इसकी कॉपियां भिजवा दी जाती हैं मुतलका इदारों में कि ये कानून बन गया है, गजट कर दिया गया है, सदर ने असेंट कर दिया है। अब तमाम इदारों ने इस अब कानून को सामने देखना है। एक बात- उस वक्त एक ब्रीफिंग में इलेक्शन कमीशन को उनके लीगल विंग ने कहा था कि ये तमाम चीज़ें अब अप्लाई करती हैं, पहले वाले लोग जो नोटिफाई हुए हैं आप उनको बहाल कर सकते हैं, पहले वाली सूरत हाल रिवर्स हो सकती है। लेकिन उसमें ये बात कह के इस मामले को पेंडिंग रख दिया गया था कि जब तक कोई रिटन एप्लीकेशन नहीं आती ठीक हो गया। तब मैं तक अपना opinion- इलेक्शन कमीशन खुद से कुछ नहीं सौ देखो, वोट नहीं मैं देगा। आप ये बहुत ज़्यादा मैं अपना- टेक्निकल हो रहे हैं, सर, आप मैं बहुत अपना ज़्यादा opinion आप बहुत वो कर लूं? टेक्निकल हो रहे हैं, मेरे सवाल भी पूछ। हाँ सर मैं अपनी बात वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। हाँ मैं सर बोलो जो- सरदार जी, बोलो की कहना जो मैं समझना चाह रहा हूँ, एक पार्लियामेंट है वो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे रहा या ये कह नहीं रहा कि आप हमारे इस लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। इससे मुझे ये फील हुआ है कि शायद पार्लियामेंट ये चाह रहा है कि इदारों के दरमियान टकराव ना हो। हाँ बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन
बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के इन 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वज़ाहत के ऊपर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। शायद इलेक्शन कमीशन भी ये सोच रहा है कि इदारों के दरमियान टकराव ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं सोच रही। मेरा ये ओपिनियन है। मैं इसमें तो ये एक पॉलिटिक्स हो रही है, देखिए ना, ये एक पॉलिटिक्स हो रही है ना, फिर इदारों के दरमियान सियासत हो रही सिद्दीकी है। साहब- और मुझे याद आ रहा है मुसद्दिक मलिक ने एक प्रोग्राम के अंदर ये कहा था कि ठीक है, ये अब चलता है तो चलता रहेगा, वो ये करेंगे तो हम दूसरा कानून लेके आएंगे, वो ये कानून करेंगे तो हम तीसरा कानून लेके आएंगे। सो ये वो गेम है वो। तो मतलब है कि इदारे आमने सामने आते ना आए, ये उससे अवॉइड किया जा रहा है। मैं एक चीज़ की करेक्शन करना चाहूँगा। यहाँ पे बात हुई जुडिशियल पॉलिटिक्स की, ठीक है, तो जुडिशियल पॉलिटिक्स से तो इतराज़ नहीं है, मतलब है वो तो हकीकत है कि हो रही है। नहीं, अब लेकिन तो जज साहबान पार्लिमानी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए हैं ना, पूरे पार्लिमान को उन्होंने हैंग किया है। और वो इलेक्शन कमीशन, देखें बात ये है कि इलेक्शन कमीशन की जो एप्लीकेशन थी जिसको जवाज़ बना के इन्होंने इन चैम्बर वजाहत की, और सॉरी टू से हकीकत ये है कि ये चैम्बर में उस दिन नहीं बैठे थे, 8 जज नहीं थे, नहीं, कोई किसी चैम्बर ठीक है। में अब शायद किसी के घर में बैठ के लिख के आ गए हूँ तो वो अलग बात है, और यही तो खुद डिप्टी रजिस्ट्रार का नोट कह रहा है। तो उस पे फिर क्या हुआ फर्दर? उस पर फर्दर इंशाल्लाह चीज़ें अब सामने आएंगी। मुझे तो उस डिप्टी रजिस्ट्रार को जो है वो उसको दाद देनी चाहिए कि वो 8 जजेस के सामने खड़ा हो गया। यार एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, वो डिप्टी रजिस्ट्रार तो एक वो इंतजामी ऑफिस है ना। इंतजामी, लेकिन वो देखते हैं ना कि रूल्स ऑफ बिजनेस जो सुप्रीम कोर्ट के अपने हैं कि यार आप काज लिस्ट इशू करते हो, आप नोटिस जारी करते हो, अच्छा आपने चलो ये फैसला दे भी दिया तो अपने मुतलका ऑफिस को तो भेजो वो फैसला। उसको पता चल रहा है कि मीडिया अच्छा, से डिटेल रीजनिंग कब आ रही है? डिटेल रीजनिंग तो सर अभी बात यह है कि वो तो उलझ गई है ना। अब थर्मास में से किस तरीके से वो कुल्फियां बरामद हों और किस तरीके से वो चाय बरामद वो तो हो, घुल गए। ठंडा गर्म मिक्स हुआ हो गया है, ठीक है ना। गाड़ी में कहते हैं जब ठंडा गर्म मिक्स हो जाए ना तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। आपको पता है ये अच्छा। चौक हो जाती है। इस जो वजाहती ऑर्डर है इसके अंदर भी कहा गया कि विंटर और हाँ, गरम डिटेल गरम जजमेंट। होता है और सर्द सर्द होता है ना। हाँ ठीक है। तो सर डिटेल जजमेंट तो आप देखते हैं कि कब आती है, लेकिन एक बात है जैसे आज ये जो सुप्रीम कोर्ट आज कितने दिन हो गए? 12 जुलाई से लेके 12 जुलाई, अगस्त, फिर 12 सितंबर और 2 महीने, और आज है 19 से 18 19 है। साहब ये सवाल क्यों नहीं करते जो लोग कहते थे कि काजी फायजी सर नैब तरमीम का फैसला नहीं जारी कर रहे, हाँ, नैब तरमीम का फैसला जारी नहीं कर रहे, उनको बड़ी जल्दी माइक थी, का ऊपर कर उनको बड़ी जल्दी थी इस फैसले की कि काजी फायजी साहब फैसला रख के बैठे हैं ताकि बानी पीटीआई इमरान खान को उसका फ़ायदा ना मिल जाए। वो कहते हैं हम हक सच की बात करते हैं। उनसे पूछा जाए कि भी ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला नहीं आ रहा, इसका डिमांड आप क्यों नहीं करते, इसका मुतालबा क्यों नहीं करते कि ये तफसीली फैसला ये भी जारी किया जाए। अब यहाँ पे पता है 2 चीज़ें चल रही हैं। हाँ। अगर तो ये इलेक्शन कमीशन से फैसला आ गया मखसूस नशिस्तों वाला, इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला कर लिया, फिर आप देखिएगा कि ये चंद रोज़ के बाद तफसीली फैसला भी आ जाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ ना किया तो हो सकता है कि काजी साहब के रिटायरमेंट के बाद आए। मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं ना, वो तो जाहिर है जज साहिबान रिटायर होते रहते हैं, आते इसके अलावा रहते हैं। देखें पार्लिमान अब आके मजबूर हो के 2 साल मुसलसल 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया 63A को रीराइट किए हुए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी क्यों नहीं लगाती 63A का? लगाया, बेंच बनाया बकायदा, उस पर मंसूर अली शाह का बेंच है, वो तो छुट्टियां हो गई। हमें तो न्यूयॉर्क अजीज था, लंदन जाना था, नहीं वो तय हुआ था कि मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर की वो जो 63A वाली जजमेंट है उस पर रिव्यू बकायदा फिक्स हुआ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, और वहाँ पे जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नहीं क्योंकि सर, उस बेंच के अब 2 जज साहिबान हैं ना, एक जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और दूसरे जमाल मंदोखेल हैं। मदर साहब भी आ गए हैं ना, मजहर अल मियां खेल सब, लेकिन वो तो एडहॉक जज है ना। हक है, लेकिन अगर अब देखें। एज ए जज के तौर पर तो मौजूद है, उसमें बैठ सकते हैं। नहीं लेकिन बेंच बना था, देखिए- इसकी बात ठीक है, वो उनको हटा के बना था। हाँ। क्योंकि ऑथर जज का होना जरूरी है, और उसमें जो बेंच में मौजूद थे जैसे जमाल मंदोखेल वो थे और मंसूर भी अली शाह मंसूर अली साहब शाह। और वो, लेकिन वो आज भी जजेस कमेटी का इजलास जो है ना वो क्यों नहीं हुआ। देखें वजह क्या थी, वजह यही थी, अरशद शरीफ का केस भी जो है उसके ऊपर हाँ। भी कहा गया था कि छुट्टियों के बाद जो बेंच अवेलेबल होगा जैसे जमाल मंदोखेल का, वो भी नहीं लगा ना। मेरा पॉइंट ये है कि 63A पे जान के इन्होंने डिले किया है और नज़रसानी नहीं लगाई, क्योंकि अगर सही मंसूर अली शाह के पास नज़रसानी लगती तो बहुत ज़्यादा इम्कान था कि वो उसकी मुनीब अख्तर की वो जजमेंट उड़ जाती,
ठीक है, इन्होंने जान के नहीं लगाई, क्योंकि वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स जो ये कर रहे हैं उसमें उस फैसले की ज़रूरत थी, और वही फैसला तहरीक इंसाफ ने अपने मेंबरान को वोट कास्ट करने के लिए, रोकने के लिए वो जाहिर है इस फैसला अगर लगाया हुआ जजमेंट था। इन फील्ड है तो वो फील्ड दिखाएंगे ठीक है ना, तो जान के 2 साल तक इन्होंने वो चीज़ पेंडिंग रखी और वो तो सारा अब कुछ। आप क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? सर अब इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने जा रहा है, अब बहुत ज़्यादा अच्छा होने जा रहा है। एक तो ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर आर्डिनेंस आ रहा है, इसमें जो विद इन कमेटी भी पॉलिटिक्स चल रही थी ना, उसमें तो उसकी थोड़ी सी हौसला शिकनी होगी। रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम जो नहीं हो रहे थे वो खुद पार्लिमान या आर्डिनेंस के ज़रिए चीज़ें वाजे हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है, और ये जो छुट्टियों पे भी हम जा रहे हैं, हम अवेलेबल नहीं हैं, तो उसका भी तदारक हो जाएगा, और चीफ जस्टिस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग फुटिंग पे आ जाएंगे। हो सकता है कि इस ऑर्डिनेंस से थ्रेशोल्ड वाली फिर एप्लीकेशन नजरसानी की दरखास्त लग जाए। ज़ाहिर है जी, अब जो है ना ये सारी चीज़ें हैं कि बहुत हंगामा खेजी आई है एकदम से कि पार्लियामेंट भी अब स्पीकर भी जो हैं वो अब आ गए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये तमाम चीज़ें जो हैं। खबर आ गई है, एक चीज़ है सर मिस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई खबर आ गई है। खबर आ गई है जान सिंवासी साहब। अच्छा, हाँ जी, एक चीज़ और सर मिस हो रही है कि इनका वो भी बढ़ गया है। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब को जितनी इज्जत दी गई थी अब वो शायद अब ये तो कुछ और ही भेजा हमारे लाइक वाले। तो अच्छा सर, मैं आपको फार्म 47 वाला जो बयानिया है ना तहरीक इंसाफ का, वो बयानिया भी आज बढ़ गया है, और इन्होंने जो वकला तहरीक शुरू कर रहे थे ना खुद साख्ता, वो भी वहाँ पे सुना है कुछ, वो भी बढ़ गई है। और ये जो इन्होंने हामिद खान ग्रुप में हड़ताल की कॉल दी थी वो भी नाकाम जो हो है गई नाकाम सर। हो आज गई। किसी अदालत का बाइकाट नहीं हुआ, वकला पेश होते रहे, चंद इंडिविजुअल वकला, और वो भी वो वकला जो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं तहरीक इंसाफ से, कोई सेनेटर बना हुआ है, कोई मेंबर कौमी असम्बली बना हुआ है, वो वकला को जो है अरताश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बुरी तरीके से पिट गए हैं। और बाकी एक चीज़ है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला हुआ फार्म 45 और फार्म 47 से मुतल्लिक, बेसिकली PB 14 बलूचिस्तान नसीराबाद का एक मामला था, सरदारज़ादा बाबा गुलाम रसूल उमरानी वर्सेस ये पीपल्स पार्टी के थे, वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे मोहम्मद खान लैडी। तो मोहम्मद खान का जो उन्होंने फ़ैसला बरकरार रखा, और दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ये चीज़ जो है वो बरमला कही कि जब रिकाउंटिंग का मामला शुरू होता है या जब डब्बे खुल जाते हैं तो फिर फार्म 45 और फार्म 47 गैर मुतलका हो जाते हैं। और मुझे ये है कि पूरी PTI ने फार्म 47 का एक ऐसा नरेटिव बनाया जो झूठ पे है। अगर आपको इतना एतराज़ है तो आप टर्मिनल्स में जाएं, डब्बे खुलवाएं, रिकाउंटिंग कराएं, तो पता चल जाएगा। चलें, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि किसी इदारे को हक़ हासिल नहीं कि वो आइन की अपनी मर्ज़ी से तशरीह करे और पार्लियामेंट को कमज़ोर करने की कोशिश करे। और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए स्पीकर का जो ख़त है, उन्होंने कहा कि स्पीकर हमेशा गैर जानिबदार रहे हैं और अब ये ख़त जो है वो एक अहम संग मील है। तो ये सारी चीज़ें जो हम सोच रहे थे और सवाल भी उठा रहे थे कि पार्लियामान ने कानून भी बनाया, कानून बनाने के बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो वज़ाहती हुक्म आया उसने एक और रविश जो है उसकी तरफ निशानदेही की, और अब पार्लियामेंट जो है वो आ गई है सामने, स्पीकर सामने आ गए हैं, और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है, और वो फ़ैसला जो है वो पार्लियामेंट के मुकम्मल होने के हवाले से जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है उस पर उसके क्या असरात होते हैं और कितनी नशिस्तें आती हैं। तो फिर उसके बाद अगला मरहला शुरू होगा नंबर गेम का। अब यहाँ पे जो है मौलाना फजल रहमान, क्योंकि जो हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें जो मतलूबा कौमी असम्बली के अंदर बनती हैं उसमें मौलाना फजल रहमान का किरदार कम होता चला जाएगा। हाँ, अलबत्ता उनका किरदार सेनेट के हवाले से ज़रूर रहेगा, और वहाँ पर क्या कुछ होता है आने वाले दिन दिलचस्प होंगे, क्योंकि आइनी तरामीम दोबारा पेश किए जाने का शोर भी है, और अब आइनी तरामीम तमाम लोगों को मिल भी चुकी हैं, उस पर वकला की राय भी आ गई है, कमेटीज़ भी बन चुकी हैं, मीडिया में भी वो डिस्कस हो रही हैं, और अब ये नहीं कोई कह सकता कि चुपके से या रात को आ गई हैं। अब जो मुसवदा आएगा उसके हवाले से आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो कहा जा रहा है कि अहम होंगे। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को EQS लाइव से इजाज़त दीजिए। आनी अल्लाह निगहबान।